Hello guys, welcome to 45th episode of Global and Indian Affairs। तो चलिए 15 जून के करंट इवेंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2023। सो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जून को। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे was first established by the UN General Assembly in 2011। सो 2011 में ये फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। टुडेज अवेयरनेस अबाउट द अब्यूज एंड नेग्लेक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय ओल्डर एडल्ट्स। This day aims to promote understanding of the importance of preventing elder abuse and supporting the rights and well-being of older people। So बूढ़े लोगों को जो छोड़ दिया जाता है, मतलब अपना फैमिली से कोई छोड़ दिया, निकाल दिया, ठीक है, या फिर उनसे बुरे तरीके से पेश आए, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में, ठीक है, ये डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो दिस डे एम्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग एल्डर अब्यूज एंड सपोर्टिंग द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ ओल्डर पीपल, ठीक है। सो उनका जो देखभाल है, ये सबको भी सपोर्ट करता है ये डे, ठीक है। It was officially recognized by the United Nations General Assembly in its Resolution 66 by 127 December 2011, following a request by the International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), who first established the commemoration in June 2006। तो ये जो डे है, ये बेसिकली दिसंबर 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 66 बाई 127, तो उसी के अंतर्गत इस डे को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज। सो ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज है, इन्होंने जून 2006 में फर्स्ट इस डे को कमेमोरेट किया था या ऑब्जर्व किया था, ठीक है। सो बेसिकली ये डे फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था जून 2006 में, बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया इन 2011, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एस्टेब्लिश किया है इन 2011, बट उससे पहले ये फर्स्ट कमेमोरेट हुआ था कब, ऑब्जर्व हुआ था कब, 2006 जून में, ठीक है। Origins of WEAAD मतलब World Elder Abuse Awareness Day can be traced back to the international plan of action adopted at the First World Assembly on Aging held in Vienna, Austria in 1982। सो इस मतलब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग हुआ था, सो वहाँ पे ही इसको इनिशिएट किया गया था, बट 1982 से लेके सोचिए 2006, तो काफ़ी देर बाद इसको फ्यूशन मिला है, ठीक है। मतलब फाइनली कोमेमोरेट हुआ या ऑब्जर्व हुआ 2006 में, एंड एस्टेब्लिश तो और भी बाद में हुआ 2011। According to the UN, the theme for 2023 is closing the circle, addressing gender-based violence in older age policy, law and evidence-based responses, ठीक है। सो थीम काफ़ी बड़ा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट है, बट डेफिनेटली हमको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को, फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ 2011 में, ठीक है। 2011 इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको मतलब एस्टेब्लिश किया है, रेजोल्यूशन में पास कर दिया, मतलब इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड डे इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 15। सो ये भी 15 जून को ही सेलिब्रेट हो जाता है। It provides an opportunity to raise awareness about the benefits of wind energy and promote its further development and usage worldwide। So नाम से ही पता चल रहा है, ये बेसिकली विंड एनर्जी पे फोकस करता है, उसके प्रमोशन पे फोकस करता है, और उसका जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, उस पर भी फोकस करता है। इट वॉज ऑब्जर्व इन 2007 फॉर द फर्स्ट टाइम एज विंड डे बाई EWEA, ठीक है। सो EWEA मतलब यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, जिसका नामकरण हो चुका है एज विंड यूरोप, ठीक है। सो उन्होंने फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था इन 2007, बट 2009 में ये EWEA या फिर विंड यूरोप ने ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के साथ
हाथ मिला लिया एंड ग्लोबल विंड डे को एज ए वर्ल्ड वाइड इवेंट घोषित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सो ये दोनों विंड एनर्जी का जो एसोसिएशंस है, दोनों ने हाथ मिला के इसको स्थापित कर दिया, ठीक है, इस डे को। सो हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको रखना है ग्लोबल विंड डे जो है 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। 2007 को फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, 2009 में इसको स्थापित किया गया था, ये एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विंड यूरोप के चेयरपर्सन है स्वेन उटर मोलेम, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है ये बेसिकली मेंबर्स में रोटेट होते रहता है, ठीक है। तो जितने भी, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो स्वेन उटर मोलहेन है वो सीईओ ऑफ ऑफशोर विंड आरडब्ल्यूई रिन्यूएबल्स, ठीक है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, ठीक है। सो वैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं तो उसमें रोटेट होते रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो फोटो देख लेते हैं। सो ये है स्वेन उटर मोलहेन, ठीक है। विंड यूरोप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। विंड यूरोप वाज फाउंडेड ऑन सितंबर 1982 इन स्टॉकहोम। तो 1982 सितंबर में विंड यूरोप, मतलब तब तो EWEA था, सो फाउंड किया गया था सितंबर 1982 इन स्टॉकहोम एज EWEA, ठीक है। विंड यूरोप मेंबर्स कितने हैं? 570। सो ये कंट्रीज नहीं है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके काउंट से। सो 517 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। GWEC के चेयरमैन कौन है? मॉर्टन डीरहोम, ठीक है। सो ये है मॉर्टन डीनहोम, इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही है एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 2007 2005, ठीक है। इट वाज फाउंडेड ऑन GWEC वाज फाउंडेड ऑन 2005। सो ये है विंड यूरोप का लोगो एंड ये है GWEC का लोगो, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आ सकता है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व होता है? जून 15। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2009 को। फर्स्ट कब ऑब्जर्व हुआ था? 2007। विंड यूरोप का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ठीक है। चेयरपर्सन स्वेन उटर मोहलेन। हेडक्वार्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड GWEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो भी ब्रुसेल्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। साइक्लोन बिपरजॉय which formed over the Arabian Sea on June 6th has been in existence for about 10 days and is said to become the longest lived साइक्लोनिक स्टॉर्म ओवर द अरेबियन सी। सो इसको ध्यान में रखिएगा, हम लोगों ने कुछ दिन पहले बिपरजॉय के बारे में बात किया ही था। अभी जो है ये लॉन्गेस्ट लिव साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द अरेबियन सी बन गया है। सो इसने भी रिकॉर्ड बना दिया है। द प्रीवियस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय साइक्लोन कियार इन 2019 व्हिच लास्टेड फॉर 9 days and 15 hours। सो उससे पहले साइक्लोन कियार जो था अरेबियन सी के ऊपर ही आया था 2019 में, वो 9 days and 15 hours तक था, ठीक है। बट साइक्लोन बिपर जो है उसको अभी क्रॉस करके 10 डेज हो गया है, 10 डेज से भी ज़्यादा आई थिंक होने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन्स रिसेंटली created a record of being the longest lived cyclonic storm on the Arabian Sea? Cyclone Biparjoy. The 111th International Labour Conference or World of Work Summit of ILO was held in Geneva, Switzerland। तो ये वन लाइनर इवेंट है। इसमें ये जो इवेंट है इसमें ज़्यादा कुछ मुझे खास मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि एक इवेंट हुआ है 111th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस या फिर वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट ऑफ ILO, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो जेनीवा में हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम 3rd to 5th नवंबर 2023 इन न्यू दिल्ली। सो वर्ल्ड फूड इंडिया जो है नवंबर में होगा इन न्यू दिल्ली, ठीक है। टू शोकेस इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सीकिंग कोलैबोरेशन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। सो ये आपको पता होना चाहिए कि यूएन ने इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, सो यूएन ने इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, होपफुली आपको पता होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ विल कॉन्फर द
Fourth National Water Awards on 17 June 2023 at an award distribution ceremony being organized at Plenary Hall, New Delhi by the Department of Water Resources, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, सो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स कॉन्फर करेंगे 17 जून को, बट अवार्ड जो है वो घोषित हो गया है। पूरा लिस्ट का लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ पे जो है ये टॉप जो स्टेट्स हैं या फिर लेट्स से व्हाटएवर कैटेगरीज में दिया गया है, जो उनके टॉप है उन्हीं को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, बिकॉज वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 करके दिया गया है, बट मुझे तो रैंक 1 पे ही ज़्यादा फोकस करना है, सो इसलिए मैंने रैंक 1 को ही रखा है। द डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड अ टोटल ऑफ 41 विनर्स। ओके, 41 विनर्स घोषित किए गए हैं ऑन द फोर्थ नेशनल वाटरवेज 2022 कवरिंग 11 कैटेगरीज। अच्छा, 11 कैटेगरीज में। तो यहाँ पे शायद सारा कैटेगरीज नहीं होगा, बट मैं जो लिंक प्रोवाइड करूँगा उसमें डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। सो बेस्ट स्टेट जो है मध्य प्रदेश को मिल गया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिल गया है गंजम डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। बेस्ट विलेज पंचायत मिल गया है जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत इन तेलंगाना। ठीक है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी मिल गया है चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेस्ट मीडिया मिल गया है एडवांस वाटर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा। बेस्ट स्कूल मिल गया है जमियातपुरा प्राइमरी स्कूल गुजरात। बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूसेज मिल गया है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर। बेस्ट इंडस्ट्री मिल गया है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार। बेस्ट एनजीओ मिल गया है अर्पण सेवा संस्थान राजस्थान। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन मिल गया संजीवनी पियत सहकारी मंडली लिमिटेड गुजरात। एंड बेस्ट इंडस्ट्री फॉर सीएसआर मिल गए एचसीएल टेक्नोलॉजीज यूपी। ये बेस्ट इंडस्ट्री डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बेस्ट स्टेट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली। एंड बाकी मुझे उतना कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 3 तो डेफिनेटली याद रखिएगा, क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। तो जैसे आ जाएगा कि फोर्थ नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट किसको मिला, मध्य प्रदेश को। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट किसको मिला, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को। एंड बेस्ट इंडस्ट्री फॉर सीएसआर एक्टिविटीज किसको मिला, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव वाज हेल्ड एट किट DU इन भुवनेश्वर उड़ीसा। सो किट जो यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, वहाँ पे फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव ऑर्गेनाइज हो गया था। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5,000 ट्राइबल एथलीट्स एंड 1,000 ऑफिशियल्स हेलिंग फ्रॉम 26 स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। इन द इवेंट उड़ीसा इमर्ज इज द ओवरऑल चैंपियन। सो हमको क्या ध्यान में रखना है, कौन जीत गया है। सो उड़ीसा स्टेट जीत गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉफीज उनको मिला है। तो फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा। कौन जीत गया, कौन सा स्टेट जीत गया यहाँ पे, उड़ीसा। ठीक है। एक और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 26 स्टेट्स ने। ठीक है। सो कर्नाटका जो है वो फर्स्ट रनर अप मतलब सेकंड, एंड झारखंड जो है वो सेकंड रनर अप मतलब थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वाक फ्री flagship report Global Slavery Index 2023 provides national estimates of modern slavery for 160 countries. So ये वाकफ्री का जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, इसमें 160 कंट्रीज में मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर रैंक किया गया है। ठीक है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स द सम ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द G20 इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, तुर्की एंड यूएस डिस्प्ले high number of individuals suffering from forced labor, adding the severity of the situation. The report identifies climate change, armed conflict, weak governance, and health emergencies such as the COVID-19 pandemic as contributing factors to the growth in modern slavery. G20 nations account for more than half of all individuals living in modern slavery. Okay, so G20 nations में ही comprise करता है more than 50% of individuals living in modern slavery. ठीक है, तो काफी बुरा हालत है। Primarily due to the importation of goods worth $468 billion from countries with weak labor protection, exacerbating forced labor situations. Okay. तो क्या ध्यान में रखना है, वाक फ्री फ्लैगशिप रिपोर्ट ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कितने कंट्रीज को रेट किया गया है, 160 कंट्रीज। ठीक है। दूसरा है कि मोस्ट प्रेवलेंट मॉडर्न स्लेवरी कौन से कंट्री में है, टॉप किसने किया है, नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा स्लेवरी है। ठीक है। एंड सबसे कम कौन से कंट्री में, स्विट्जरलैंड में सबसे कम है। ठीक है। इंडिया का रैंक जो है वो मुझे एक्चुअली मिला नहीं, मैं जैसे ही मुझे मिलेगा मैं
डाल दूंगा। वैसे मैं काम करूंगा, ये रिपोर्ट का जो लिंक है वो मैं डाल के रखूंगा, ठीक है। रिपोर्ट का लिंक आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। बाकी इंडिया का अगर मुझे वो मिलता है रैंक तो मैं कल के एपिसोड में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। A group of Indian Americans organized the inaugural Hindu-American Summit for Political Engagement in Washington DC. So Hindu-American Summit. So inaugural मतलब first. So first Hindu-American Summit कहाँ पे हो गया? Washington DC, US में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। The summit aimed to highlight the concerns and issues faced by the Hindu community, seeking the attention and support of lawmakers. Ramesh Japra is the founder and chairman of American for Hindus that organize the summit. So not that important. ध्यान क्या रखना है? हिंदू अमेरिकन समिट कहाँ पे हो गया? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास रिसीव्ड द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट लंदन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023। तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है एट लंदन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली which of the following governors, या फिर who among the following recently received the governor of the year award at London's Central Banking Awards 2023? Shaktikanta Das. The other top prize, the 2023 Central Bank of the Year went to the National Bank of Ukraine. So Central Bank of the Year मिला है National Bank of Ukraine, ठीक है। So दोनों को ध्यान में रखिएगा। Raja Parva or Raja Festival, also known as Mithun Sankranti, is a 3-day long festival celebrated with great enthusiasm and grandeur in Odisha. It starts on June 14 and ends on June 16, 2023. The festival is dedicated to honoring Mother Earth and celebrating women. सो राजा पर्व और राजा फेस्टिवल या फिर मिथुन संक्रांति कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? ओडिशा के साथ, ठीक है। करंट इवेंट में आ सकता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन हिस्टोरियन एंड राइटर रामचंद्र गुहा's book Rebels Against the Raj, Western Fighters for India's Freedom won the Elizabeth Longford Prize for Historical Biography 2023. So Elizabeth Longford Prize for Historical Biography 2023 का प्राइस किसको मिला है? रामचंद्र गुहा फॉर हिज बुक रिबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल प्राइज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003, ठीक है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में इन एफेक्शनेट मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड, एन एक्लेम्ड हिस्टोरिकल बायोग्राफर एंड फैमिली मैट्रियार्क बेस्ट नोन फॉर विक्टोरिया आरआई, ओके, ईयर्स ऑफ द स्वॉर्ड, वेलिंगटन पिलर ऑफ स्टेट, ओके। हमको क्या ध्यान में रखना है? हमको फर्स्ट लाइन ही ध्यान में रखना है कि रामचंद्र गुहा है ऑथर ऑफ रिबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम, जिसको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज मिल चुका है फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। रिलायंस रिटेल ब्यूटीज रिटेल वेंचर टीडा इज सेट टू बी साइन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सुहाना खान, कियारा आडवाणी, करीना कपूर खान एज इज फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्यूटी रिटेल वेंचर ऑफ रिलायंस रिटेल, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। आंसर इज टीरा, ठीक है। बाकी ब्रांड एम्बेसडर्स तो काफ़ी सारे हैं, मुझे नहीं लगता इतना सारा ब्रांड एम्बेसडर्स के ऊपर क्विज आएगा, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिए कि टीरा जो है वो रिलायंस रिटेल का ब्यूटी रिटेल वेंचर है। टीरा विल कॉम्पीट विथ नाइका, टाटा क्लिक पैलेट, शॉपर स्टॉप बैग, एसएस ब्यूटी, ठीक है। नॉट दैट इम्पोर्टेंट। Fino Payments Bank tied up with Sequoia Capital backed fintech Hubble to introduce India's first spending account. Very important. Banking exams के लिए काफी important है। Fino Payments Bank tied up with Sequoia Capital backed fintech Hubble to introduce India's first spending account. So क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि recently which of the following payments bank tied up with fintech Hubble to introduce India's first spending account? Fino Payments Bank, ठीक है। Customers can park their fund, spend on categories such as food ordering, shopping, travel, entertainment, and save up to 10% on all purchases made from the account. Okay, not that important. Indian Oil Corporation is set to establish a plant for the manufacturing of sustainable aviation fuel through a joint venture with US-based LanzaJet at an investment of about 23 billion at the state-run company's Panipat refinery in Haryana. So IOC ने बोला है कि वो एस्टेब्लिश करेगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए प्लांट, ठीक है। सो प्रोडक्शन के लिए प्लांट। सो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। जो
फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट, ठीक है, किसने लिया था आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का जो भी एडवांटेजेस है उसी के बेसिस पे आईओसी इज गोइंग टू एस्टेब्लिश ए प्लान, ठीक है, इसके प्रोडक्शन के लिए। सो ये कहाँ पे प्लांट प्रोडक्शन के लिए एस्टेब्लिश किया जाएगा? पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा। सो आईओसी का ऑलरेडी एक रिफाइनरी है पानीपत में, वहीं पे इसका प्रोडक्शन के लिए सेटअप किया जाएगा, ठीक है, हरियाणा में। सो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। Haryana's Chief Minister Manohar Lal Khattar announced a monthly pension of rupees 10,000 for the Padma awardees, along with a free travel facility in the Volvo bus service of the state government for Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan awardees from Haryana. So very important question आ सकता है कि which of the following states recently announced a monthly pension of rupees 10,000 for the Padma awardees, या फिर recently announced a free travel facility in the Volvo bus for the Padma awardees, ठीक है। So हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The United Arab Emirates, with which India implemented a comprehensive trade arrangement in May last year, has emerged as the fourth largest investor in India during 2022-23, according to government data. Singapore was the largest investor in India with USD 17.2 billion investment in financial year 23, followed by Mauritius and the US. So सिंगापुर फर्स्ट, ठीक है, तो लिख देता हूँ सिंगापुर फर्स्ट, उसके बाद आ जाता है आपका मॉरिशियस सेकंड, यूएस थर्ड एंड यूएई फोर्थ, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो उसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट की इवेंट में। सो लास्ट का इवेंट क्या है? द यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी अप्रूव bipartisan legislation known as the Developing Nation Act that aims to remove China's developing country status. So यूएस ने पास कर दिया एक बिल या फिर लेजिस्लेशन जिसमें बोला जा रहा है कि चाइना का जो डेवलपिंग कंट्री स्टेटस है वो हटा दिया जाएगा एंड उसको डेवलप कंट्री घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, अंडर द डेवलपिंग नेशन स्टेटस है। वैसे चाइना थोड़ा सा नाखुश हो गई है इस वजह से, बट वो बोल रही है कि यूएस के बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं होता। हु एंड बाकी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक वो लोग इसको डेवलपिंग नेशन क्लासीफाई करते हैं तब तक इट विल बी ए डेवलपिंग नेशन स्टेटस ओनली, ठीक है। यूएस एक्चुअली कर रहा है बिकॉज वो डेवलपिंग नेशन होने से कुछ ट्रेड बेनिफिट्स होता है जो मिलता है, ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि ये ट्रेड बेनिफिट्स चाइना को मिले, तो उसी वजह से ये डेवलपिंग कंट्री स्टेटस हटा के डेवलप स्टेटस कर देगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस 15 जून के क्वेश्चंस कुछ ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स इज ए ब्यूटी रिटेल वेंचर ऑफ रिलायंस सिटी? टीरा। तो टीआरा मत कीजिएगा, अगर क्वेश्चन आया तो टीरा कीजिएगा। द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ओडिशा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप द विनर्स लिस्ट इन द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव? ये भी ओडिशा। द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट 2023 was held in which of the following cities? Washington DC. Which of the following countries top the highest prevalent modern slavery list in the WAC-free Global Slavery Index 2023? So, highest prevalent modern slavery, North Korea. Which of the following countries ranked as the least prevalent modern slavery country in the WAC-free Global Slavery Index 2023? Switzerland. Which of the following cyclones recently became the longest-lived cyclonic storm in the Arabian Sea? Biparjoy. The global wind date was observed on 15 June. Wind Europe headquarters is located in which of the following cities? Brussels. Which of the following banks recently introduced India's first spending account in partnership with Hubble, Fino Payments Bank? Recently, IOC announced to establish a plan for the manufacturing of sustainable aviation fuel through a joint venture with US-based LanzaJet
in which of the following states? Haryana. World Elder Abuse Awareness Day is observed on 15 June. Recently, which of the following state governments announced a monthly pension of rupees 10,000 along with a free travel facility in the Volvo bus for the Padma Awardees on the state? Haryana. Recently, the US passed the Developing Nation Status Act to remove the developing country status on which of the following countries? China. 111th International Labour Conference of World of Work Summit of ILO was held in which of the following cities? Geneva. Which of the following states received the Best State Award at the 4th National Water Awards 2022? Madhya Pradesh. World Food India 2023 will be held in November in which of the following cities? So ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में. According to government data, which of the following countries emerged as the largest investor in India during 2022-23? Singapore. Elizabeth Longford Prize for Historical Biography 2023 was recently won by the book Rebels Against the Raj, Western Fighters for India's Freedom, which has been authored by Ramchandra Guha. Raj Parva or Raj Festival, also known as Mithun Sankranti, was recently celebrated in which of the following states? Odisha. So guys, आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ कि आपको मेरा एपिसोड काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. कोशिश करूँगा कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एरर फ्री इवेंट्स मैं आपके लिए लेके आऊँ रेगुलर. बट इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा. अगर कुछ एरर्स लगे तो डेफिनेटली कमेंट पे मुझे बताइएगा. तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही. मिलते हैं कल के एपिसोड में. गुड नाइट एंड धन्यवाद.